नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं आपके अभी, जैसे एचएएल का, एनएमडीसी का, डी ट्रिपल एसबी का और राजस्थान एई और जेई का जितने भी एग्जामिनेशन आपके होने वाले थे, इन सभी में जो है आपका ये पूछा जाएगा। तो हमने देखिए जितने भी लेक्चर्स कवर किए हैं अभी तक, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए हमने इसका एक अलग से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है जनरल अवेयरनेस का। पूरा कंप्लीट आपको उसमें मिल जाएंगे। जो टॉपिक्स हम आपको कवर करें वो तो है ही, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं तो वो सारा चीज़ जो है हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है पीडीएफ का। और अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जैसे अभी जो भी एग्जामिनेशन आपके होने वाला है, एचपीसीएल का, एचएएल का, डी ट्रिपल एसबी का, फिर आरएससीबी का, तो इसमें देखिए जो जनरल इंग्लिश और जो जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसके लिए देखिए हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपको स्पेशल अलग से प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ में जो है आपको सब्जेक्ट का पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट सीरीज भी और टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर आपको, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड आपको हम इसमें करेंगे। तो देखिए ये जो है हमने आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही इसको रखा हुआ है प्राइस इसका। बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने रखा हुआ है, जो कि आपको हमारे सर जी क्लासेस के ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद जो है आप लोग रजिस्टर करना, फिर स्टोर सेक्शन में जाना, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो इंग्लिश जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एचपीसीएल एग्जाम के लिए। और बाकी देखिए जीके जो आपका है, तो ये एग्जाम को छोड़ के आपके सभी में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से तैयारी करना होगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी देना होगा, जिससे कि आपका जो है प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में अभी आपका टाइम है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम जो है जरूर निकलेगा ये। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और इसके बाद हमने नीति आयोग और फाइव प्लानिंग के बारे में देखा था। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बैंकिंग के बारे में। तो देखिए बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स रहेंगे, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बैंक का डेफिनेशन देखेंगे। तो बैंक जो है ये आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जिसको कि लाइसेंस दिए जाते हैं आरबीआई की तरफ से, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा। तो वो जो है अब जितने भी डिपॉजिट जो होते हैं ना पर्सन्स के, यानी कि जो भी सिटीजन्स है, फिर कोई भी मान लीजिए पर्सन्स हो जिनका अकाउंट होता है बैंक में, तो उनके जो डिपॉजिट जो होता है तो उसको ये रिसीव करेगा और साथ में फिर लोन्स भी ये देते हैं लोगों को। तो बैंकिंग क्या आपका सिंपल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका हो गया। और इसके साथ में देखिए बैंकिंग जैसे कि आपका ये डिपॉजिट तो रिसीव करते ही हैं और लोन तो देते ही हैं, इसके अलावे और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका वेल्थ का मैनेजमेंट करने का हो गया, करेंसी एक्सचेंज का हो गया, जैसे आपको करेंसी को एक्सचेंज करना है तो आप लोग कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ और जैसे आपके सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है बैंकिंग का है, ये फंक्शंस होते हैं एक्चुअली में। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देखेंगे बैंकिंग का। देखिए जो बैंक का हिस्ट्री इंडिया के यदि हम बात करते हैं तो इंडिया में देखिए जो सबसे पहला बैंक जो ओपन हुआ था, तो वो था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ये कलकत्ता में सेटअप किया गया था। इसका 1770 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। तो नाम क्या था पहला बैंक जो इंडिया में था, तो वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे बैंक जो है ब्रिटिश के द्वारा शुरू किए गए थे, जैसे कि आपका बैंक ऑफ कोलकाता हो गया, जो कि बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना आता था, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास आपका हो गया। तो ये तीन बैंक थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ये शुरुआत किए गए थे। फिर इसके बाद देखिए जो तीनों बैंक थे आपके, बैंक ऑफ कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, तो इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो आपका बना था, तो ये तीनों को मर्ज करने के बाद ही बनी थी। फिर इसके बाद देखिए जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका फिर से नेशनलाइजेशन किया जाता है। तो नेशनलाइजेशन करने के बाद जो है ये फिर बन जाता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि आज आप देखते हैं बहुत सारे जो ब्रांचेस है इसके, तो नेशनलाइजेशन किया गया है इसका 1955 में। तो ये पहला बैंक था कि जो कि नेशनलाइज हुआ था। तो कौन सा है आपका, तो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये किससे नेशनलाइजेशन होने के बाद ये बना हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये तीनों बैंक जो थे जब मर्ज किए गए थे इनको, तो ये बनाया गया था। तो ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और पहला बैंक कौन सा है कि जो नेशनलाइज किया गया था, तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि किया गया था इसको 1955 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब यहाँ पे देखिए नेशनलाइजेशन का मतलब क्या रहता है यहाँ पर, कि जैसे जो कंट्रोल रहेगा ना, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। यानी कि कोई भी प्राइवेट ओनर है
तो वो जो है कंट्रोल नहीं करेगा बैंक को कि जैसे किसी कितना लोन देना है, क्या करना है, वो अपनी मनमाजी वहाँ पे नहीं कर सकता है, या कितना इंटरेस्ट पे देना है। तो जब नेशनलाइजेशन किया गया तो ये जो है कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, क्योंकि पहले जो है बहुत ज़्यादा मतलब जैसे धांधली होते थे बैंकों में भी, यानी किसी को लोन देना होता था बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दे दी जाती थी, या फिर जो है वापस चुकाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये सारा कुछ रीजंस थे, इसी के चलते जो है नेशनलाइजेशन करना पड़ा था। फिर इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको आता है यहाँ पर कि ये जैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू किए गए थे, तो इंडिया में ऐसा पहला बैंक कौन सा है कि जो पूरे तरीके से इंडिया के कंट्रोल में था, यानी कि इंडियंस ही जो उसके ऑनर थे एक्चुअली में। तो वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक, जो कि ये पूरे तरीके से इंडिया कंट्रोल में था। और उसके बाद देखिए नेशनलाइजेशन, जैसे हमने आपको बताया था कि ये किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट इसे अपने हाथ में कंट्रोल में ले ले। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन बाद में किया गया था लेटर ऑन स्टेज में। तो 14 बैंकों का देखिए एक साथ नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। और ये जब इंदिरा गांधी जी थी तो वो उन्होंने किया हुआ था एक्चुअली में उस समय। तो उस समय देखिए इसका क्राइटेरिया है, जिस भी बैंक के पास 50 करोड़ का डिपॉजिट था तो उनको नेशनलाइज किया गया था। तो ऐसे 14 बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। और इसके बाद फिर देखिए 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1980 में। तो इस समय क्राइटेरिया रखा गया था कि जिसके पास भी 200 करोड़ का डिपॉजिट है तो वो उनको जो है नेशनलाइजेशन किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए नेशनलाइजेशन ये इसलिए किए जाते हैं यहाँ पर ताकि जो है जो कंट्रोल है बैंक का वो आ जाए सरकार के हाथ में, ताकि उस पर कोई भी प्राइवेट ओनर जो है अपना मनमाजी अपने तरीके से ना कर सके। तो देखिए जितने भी बैंक्स है इंडिया में, तो इन सभी का जो रेगुलेटर होता है यानी कि जो कंट्रोल किया जाता है तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि जो आरबीआई है। तो ये कंट्री का ये सेंट्रल बैंक होता है। तो देखिए जो आरबीआई हमारा है, तो ये आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में। तो उसी के तहत जो है हमने बनाया था अपना बैंक बनाया था हमने सेंट्रल बैंक, दैट इज इसका नाम रखा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे आरबीआई एक्ट पास हुआ था आपका 1934 में, बट इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जिसमें कि इसकी इनिशियल कैपिटल थी ₹500 करोड़ थी, 5 करोड़ रुपीज ओनली थी, जिसमें कि शेयर होल्डर्स मेनली जो थे वो नॉन गवर्नमेंट के पास थी, यानी कि इस समय गवर्नमेंट के पास जो है वो होल्डर्स नहीं थे इनके। तो पहला बात देखिए, इसके बाद नेशनलाइजेशन किए गए थे इसका जनवरी 1 1949 को। अब इसके बाद देखिए जैसे पहले नॉन गवर्नमेंट थे, इसके शेयर होल्डर थे मोस्टली, लेकिन बाद में जब इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में, तो गवर्नमेंट के पास जो है पूरा का पूरा जो शेयर होल्डिंग था तो वो आ गया था। तो यहाँ पे मेनली देखिए गवर्नमेंट के पास जब ये आ गया था, यहाँ पे जो पहले प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे एक्चुअली इसके, बाद में जब नेशनलाइजेशन किया गया तो गवर्नमेंट के पास ही आ गया, तो पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास आ गया। क्योंकि देखिए जो आरबीआई है एक सेंट्रल बैंक है, तो जब तक पूरे सरकार के अधीन में नहीं रहेगा तो जो है रेगुलेशन करना बैंकों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो इसीलिए नेशनलाइजेशन इसका किया गया था। और कब किया गया था तो ये आप लोग याद रखना 1949 में। और इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी तो ये 1935 में। तो ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बस याद रखना। और देखिए जैसे आपका आरबीआई है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो है इसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। जैसे कि आपने गवर्नर का नाम तो सुना ही होगा, जैसे आरबीआई के गवर्नर एक होते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे होते हैं जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, जिसमें कि 14 डायरेक्टर्स होते हैं, इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एक्चुअली गवर्नर के अलावे। और 4 डिप्यूटी गवर्नर भी रहते हैं इसके। तो इसमें देखिए जो गवर्नर जो रहते हैं ना यहाँ पे, तो ये चेयरमैन होते हैं बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव का, जो बैंक का रहता है एक्चुअली आरबीआई का है। तो पहले देखिए जो गवर्नर थे आरबीआई के, तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये देखिए आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का आपका यहाँ पे है, यानी कि जब ब्रिटिशर्स के जब हाथ में वो कंट्रोल में था एक्चुअली में, तो उस समय थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। 1935 से 37 तक का इनका कार्यकाल रहा था। लेकिन फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे जो कि आरबीआई के, तो वो हैं सीडी देशमुख, जो कि इनका कार्यकाल रहा था 1948 से लेकर 49 तक का। और अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो ये है शक्तिकांत दास, जो कि ये 25वें नंबर के हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी डिफरेंट जो बैंकिंग है इंडिया में, जो कौन कौन से बैंक है और किस तरीके से वो फंक्शनिंग करते हैं या किसके अंडर में वो आते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ इसके थ्रू हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेंगे। तो देखिए जो आरबीआई आपका ये टॉप बैंक है, मतलब जो अपेक्स बैंक है, कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है, जिसके अंदर में जितने भी बैंक है, आप जितने भी बैंक आप देखते होंगे, तो वो सारा जो है इसी के रेगुलेशन पे, मतलब इसी के जो ऑर्डर जो रहते हैं तो उसी के बेसिस पे ये वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो बैंकिंग देखिए इंडिया में जो है
दो तरीके होते हैं, एक आपका रहता है शेड्यूल बैंक, दूसरा होता है अनशेड्यूल बैंक आपके। तो देखिए जो शेड्यूल बैंक जो रहते हैं तो वो जो आरबीआई के जो सेकंड शेड्यूल में तो उसमें मेंशन किए गए हैं, तो बहुत सारे चीज इसके अंदर में आते हैं और मोस्टली सभी शेड्यूल बैंक ही रहते हैं इंडिया में। तो इसके अंदर में भी और फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया शेड्यूल बैंक के अंदर में, कुछ कॉमर्शियल बैंक भी होता है और बाकी कुछ जो होता है कोऑपरेटिव बैंक्स भी रहते हैं। तो ये देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो आपके रहते हैं तो ये कोऑपरेटिव बेसिस पे ये फंक्शन करते हैं। और उसके बाद जितने भी कमर्शियल बैंक आपके रहते हैं तो इनका मेन मोटिव रहता है कॉमर्स, यानी कि जो है प्रॉफिट कमाना, इनका मेन मोटिव रहता है कमर्शियल बैंक का। तो देखिए कमर्शियल बैंक के अंदर में बहुत सारे बैंक आपके आते हैं, जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक रहते हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक रहते हैं, फॉरेन सेक्टर के कुछ बैंक रहते हैं और कुछ आरआरबीज रहते हैं यहाँ पे। तो वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में आप जितने भी पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट के जो बैंक्स होते हैं एक्चुअली में, जिनका शेयर होल्डर ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका एसबीआई और इसके जो एसोसिएट बैंक्स है, इसके अलावा अदर जो नेशनलाइज बैंक आपके हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, जिसमें कि आपका पीएनबी हो गया, इसके अलावा इलाहाबाद बैंक हो गया, तो ये सारे जो हैं आपके आते हैं और भी जो रहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में। और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी रहते हैं जिसके मेजर जो शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो प्राइवेट ओनर होते हैं, जैसे कि आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके होते हैं। और इसके अलावा कुछ फॉरेन सेक्टर के भी बैंक्स आपके रहते हैं, जैसे कि आपका इमरेट्स बैंक हो गया, आपका बार्कलेज बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक हो गया और बैंक ऑफ अमेरिका हो गया और सिटी बैंक आपका हो गया। तो ये सारे जो है फॉरेन बैंक्स है जो कि ये सारे ऑपरेट कर रहे हैं अभी इंडिया में। और इसके अलावा कुछ आरआरबी भी आपके रहते हैं, जैसे कि आपका कर्नाटका ग्रामीण बैंक हो गया, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हो गया, केरल ग्रामीण बैंक हो गया और मध्य ग्रामीण बैंक आपका हो गया, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया। तो ये सारे जो है डिफरेंट स्टेट्स में फंक्शनिंग कर रहे हैं रीजनल रूरल बैंक। और मोस्टली देखिए जो रीजनल रूरल बैंक जो रहते हैं तो ये ऐसे एरिया में फंक्शंस करते हैं कि जहाँ पे मेजरली पॉपुलेशन कम होती है, यानी कि मेजरली इनका फोकस रहता है कि रूरल एरियाज को हम कवर करें। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा शेड्यूल बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो आपके रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए कमर्शियल बैंक वो इस टाइप के बैंक आपके रहते हैं कि जिनका मेन मोटिव रहता है इनका यहाँ पे अपना प्रॉफिट कमाना और साथ में सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं ये, जैसे कि आपके डिपॉजिट्स के एक्सेप्ट करते हैं और इसके साथ में बिजनेस लोन्स भी ये प्रोवाइड करते हैं और साथ में और भी बहुत सारे जो बेसिक इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उनको ये ऑफर करते हैं। और मेनली इनका पर्पस जो रहता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है किसी तरीके से। तो देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, तो बैंक हम लोग किसको बोलेंगे, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है तो जिसमें कि मेजोरिटी जो स्टेक है, यानी कि जो स्टेक जो रहता है तो वो गवर्नमेंट का हो तो उनको बोलाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। और यहाँ पे मेजोरिटी का आने का मतलब जैसे 50% से ज़्यादा अगर शेयर जो गवर्नमेंट के पास है तो वो रह जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं यहाँ पे। और शेयर्स जो रहते हैं इनके तो ये देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी लिस्टेड रहते हैं इनके। और इस तरीके से अगर बात किया जाए तो देखिए बहुत सारे बैंक अभी है, तो ये डेटा आप लोग अपडेट कर लेना। अभी देखिए करंट सिचुएशन में टोटल 12 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें कि आपका एक स्टेट ऑन पेमेंट बैंक भी है। तो देखिए इसके बहुत सारे बैंक जो है मर्ज भी कर दिए गए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन सा है इंडिया में जो कि अभी फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपका जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया जिसमें गवर्नमेंट की 63.7% शेयर होल्डर्स हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक आपका हो गया। और इसके बाद कुछ और भी ऐसे बैंक है कि जिनको मर्ज कर दिया गया है जो कि आपका 1 अप्रैल 2020 से ये सब इफेक्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि आपका केनरा बैंक है। तो केनरा बैंक देखिए सिंडिकेट बैंक के साथ ये जो है आपका मर्ज कर दिया गया इसको। और इसके अलावा जो इंडियन बैंक है आपका तो ये जो है इलाहाबाद बैंक के साथ ये मर्ज किया गया है यहाँ पे। तो जो आपका इलाहाबाद बैंक है तो ये आप कहलाएगा आपका इंडियन बैंक आ जाएगा। इसके बाद फिर देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, तो इसके साथ में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और उसके बाद फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये दोनों बैंक जो है मर्ज करके आपस में अब मतलब हो जाएगा सिर्फ आपका पंजाब नेशनल बैंक। और उसके बाद आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसमें देखिए आंध्रा बैंक है और कॉर्पोरेशन बैंक है, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो अब ये कहलाएगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से टोटल जो है आपका ये अभी टोटल 12 जो मतलब है अभी पीएसबी है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आप इन सभी को याद रखना है, यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है सभी का और कौन कौन से मर्ज किए गए हैं कौन से बैंक में, तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग पूरा याद कर लेना अच्छे से। और इसके बाद एक पेमेंट बैंक भी है, जैसे कि ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑन किए गए हैं जो कि 100% स्टेक है गवर्नमेंट का इसमें। तो इसका नाम है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे हम लोग जो है इंडिया पे जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका है तो 100%
गवर्नमेंट ऑन बैंक आपका है, जिसमें कि जो शेयर होल्डर्स है तो वो गवर्नमेंट का एक्चुअली है, जो कि आपका देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर भी ये आता है और ऑपरेट करता है। और मेनली देखिए इसका एम रहता है यहाँ पे कि जितने भी पोस्ट ऑफिसेस हैं इंडिया के अंदर में, तो उन सभी को जो है एक तरीके से बैंक की तरह काम करना, फंक्शन करना, ताकि जो है यहाँ पे जो लोग हैं अपना डिपॉजिट करा सकते हैं और अपना जैसे मान लीजिए और भी जो भी सर्विसेज रहते हैं तो वो सारा चीज़ वो लोग ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बैंक के जो डाक जो रहते हैं तो उसी से ही वो कर सकते हैं, वहीं पे जा अपना खाता खोल सकते हैं। तो इसमें मेनली देखिए जो सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो जैसे मान लीजिए जो बैंक जो आपको कैसे सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करती है, इसके अलावा आपके मनी ट्रांसफर या इंश्योरेंस के भी ये सारे जो स्कीम्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसी तरीके से जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो ये भी फंक्शन करेगा। यानी कि ये भी आपको सेविंग्स अकाउंट आपको जो है ये ऑफर करेंगे, मनी ट्रांसफर का भी, और साथ में इंश्योरेंस के भी जो है आपको ये कराएंगे। इसमें देखिए थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहेगा यहाँ पर आपका, और साथ में बिल और यूटिलिटी पेमेंट्स के भी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अब मेनली देखिए जो अकाउंट जो रहता है इनके अंदर में, तो ये जो है आपको सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं और करेंट अकाउंट भी आपको ऑफर करते हैं, जिसमें कि बैलेंस जो आपका रहता है तो अप टू रहता है इसमें आपका देखिए 1 लाख पहले था, बट अब जो है इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। तो ये आप लोग इम्प्रूव कर लेना इसमें, क्योंकि ये रिसेंट का ही न्यूज़ है कि जो इंडिया जो जितने भी जो पेमेंट बैंक्स है तो उनमें जो है लिमिट पहले 1 लाख हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया हुआ है। तो इसमें मेनली देखिए ये सारे चीज़ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, इसके अलावा एनईएफटी का फैसिलिटी हो गया, भारत बिल पे का हो गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का हो गया, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का हो गया, और एक आप कर रहे थे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, तो इसमें भी किया जा सकता है अगर आप लोग ओपन किए होंगे तो। अब इसके बाद देखिए जैसे कि इसमें ये तो सर्विसेज होगा कि ये क्या क्या आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कुछ इसके ऐसे भी सर्विसेज होते हैं कि जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है तो ये इनके पास नहीं अधिक, मतलब पेमेंट बैंक जितने भी है तो उनके पास ये अधिकार नहीं है कि ये जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको क्या है उसमें, तो इसमें देखिए ये जो है आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, और कोई भी लोन्स आपको नहीं बांट सकते हैं। जैसे लोन जो आपको मिलती है बैंक्स में, तो ये लोन नहीं दे सकते हैं, बस आपको जो है ये आपको ओनली आपको जैसे अकाउंट ओपन करा सकते हैं सेविंग बैंक का, और उसके बाद फिर से ये सारे सर्विसेज जो है आपके पेमेंट का तो ये प्रोवाइड आपको कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे और एडवांस लोन्स भी नहीं दिए जा सकते इन बैंकों से। तो ये है आपका पेमेंट बैंक का। तो इस तरीके से देखिए ये तो जैसे गवर्नमेंट का पेमेंट बैंक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पेमेंट बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट के द्वारा, मतलब प्राइवेट ओनर है जो कि इसको रन कर रहे हैं। तो उसमें से यहाँ लिस्ट आपका पूरा दिया हुआ है जितने भी पेमेंट बैंक्स है। तो टोटल अभी देखिए इंडिया में टोटल 6 ऐसे पेमेंट बैंक है, जिनमें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका जो कि ये गवर्नमेंट है पूरी तरीके से, लेकिन जो 5 और हैं तो वो प्राइवेट ओनर है। तो इसमें आपका जैसे पहला आपका है एयरटेल पेमेंट बैंक है, जो कि ये पहला ऐसा था कि जिसने पेमेंट बैंक ओपन किया था, शुरू स्टार्ट इसने किया था एयरटेल। तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपका हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक आपका हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो है ही, जियो पेमेंट बैंक हो गया, और एनएसडीएल पेमेंट बैंक आपका हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना, आपका क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट बैंक्स है, जैसे कि आपका नाबार्ड है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट आपका इसका फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग याद रखना। तो देखिए जो बैंक है ये जैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट जब किया गया था, तो ये मैटर इसमें ये था कि जैसे ये पॉलिसी प्लानिंग जो ये करेंगे और जो ऑपरेट करेंगे, तो ये केवल एग्रीकल्चर के लिए ही करेंगे, यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में क्रेडिट ये प्रोवाइड केवल करेंगे। और बाकी और भी जो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपके रहते हैं, तो मेनली जो रूरल एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पे मेनली इनका फोकस रहेगा। तो देखिए जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड है, तो इसकी जो फॉर्मेशन की गई थी, इसकी फॉर्मेशन किया गया था आपका 1982 में, और इनिशियल जो कॉप्स था इसका नाबार्ड का, तो वो 100 करोड़ रुपीज़ थी, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें देखिए 100% शेयर है। तो ये पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑन किया गया हुआ है। अब देखिए जैसे कि ये जो आपका नाबार्ड है, तो इसका मेन फंक्शन होता है फार्मर्स को मनी अलॉट करना, ताकि वो जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अपना कर सके। मेनली जो ये काम करता है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ही करती है। तो ये है इसका मेजर फंक्शन। अब इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए तो नाबार्ड तो आपका है ही, इसके अलावा कुछ और भी बैंक्स आपके हैं जो कि लोन प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की गई है, तो वो है आपका मुद्रा बैंक। तो ये भी आप लोग याद रखना, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका देखिए फुल फॉर्म आपका है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो देखिए इसका जो आपका फुल फॉर्म तो आपको तो याद रखना ही है। तो मेनली देखिए ये आपका एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ये लोन प्रोवाइड करता है
जितने भी एमएसएमईज हैं इंडिया में, तो उनको देखिए एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है उनको लोन ये प्रोवाइड करता है, जिसमें कि ये जो है 3 तरह के लोन प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर लोन वो छोटे अमाउंट का दे रहा है तो उसको बोला जाता है शिशु, और अगर ये उससे बड़ा अमाउंट दे रहा है तो उसको किशोर और तरुण। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट है, अमाउंट के बेसिस पे जो है इनको कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरी में। तो जो शिशु लोन आपका है तो ये दिया जाता है कि अगर कोई अप टू 50,000 का लोन लेता है तो उसको बोला जाता है शिशु। किशोर लोन बोलते हैं हम लोग कि जो अगर अप टू 5 लाख रुपीज़ का लोन लेता है तो उनको बोला जाता है। और तरुण बोला जाता है कि जो अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का लोन लेता है तो उसको बोलते हैं हम लोग तरुण लोन। तो ये देखिए लॉन्च किया गया था मुद्रा बैंक 1 अप्रैल 2015 को किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, आप लोग याद रखना इसे। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द आरबीआई। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जो कि आरबीआई के द्वारा फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इट इज़ द बैंक ऑफ इशू। तो देखिए आरबीआई जो है तो ये इशू करते हैं, मतलब कि जो क्रेडिट जो होते हैं जो अदर बैंक्स को, जैसे उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो ये जो है प्रोवाइड करता है आरबीआई। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें आपका यहाँ पे कि इट एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए जो है एक बैंकर की तरह काम करते हैं। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स रहते हैं मेनली जो उनको जो भी ज़रूरत होते हैं तो वो आरबीआई से ही वो लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि इट इज़ बैंकर ऑफ अदर बैंक। तो जितने भी अदर बैंक्स होते हैं तो उनके उसकी ये बैंकर होते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट सही है। और उसके बाद फिर अगला देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का कितना फ्लो होना चाहिए तो उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा। ये सारे जो है फंक्शन है आरबीआई के। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज। तो जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था आपका, तो आफ्टर नेशनलाइजेशन जो है तो वो कौन से नाम से जाना जाता था। तो ये हमने आपको बताया था कि जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका है तो बाद में जब नेशनलाइजेशन इसका किया गया था तो ये बन गया था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच कमिटी रिकमेंडेड द सेटअप ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो कौन से कमिटी ने जो है रिकमेंड किया था रीजनल रूरल बैंक को सेटअप करने के लिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है नया कमिटी एपी शाह, नरसिम्हन या रंगराजन। तो देखिए नरसिम्हन कमेटी जो है इन्होंने ही ये दिया था, रिकमेंडेशन दिया था रीजनल रूरल बैंक को सेटअप करने के लिए, यानी कि जितने भी आरआरबीज है जो आज फंक्शनिंग कर रहे हैं तो ये जो है आपका नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये किया गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्पेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए कौन सा एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है आपका इंडिया में। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जो है ये फंक्शनिंग करता है, जो कि हमने आपको बताया था यहाँ पे। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ, उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्जी क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।